Hello everyone, this is Raju and I welcome to you all in my YouTube channel Education Purpose. Students, we will study about Sher Shah's administrations in this video. So students, at first if you really want to cover this topic completely without any confusion, you have to completely know about its background. यस स्टूडेंट्स, सही सुना आपने। यदि आप शेर शाह सूरी से संबंधित यह जो वीडियो आपके सामने मौजूद है इसे आप अच्छी तरीका से बिना कंफ्यूजन के क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं इसकी पृष्ठभूमि। इसके लिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपको, और ये पृष्ठभूमि समझने के बाद यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हमको नहीं लगता है कि दोस्तों आपके बीच कोई भी कंफ्यूजन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पृष्ठभूमि। आखिर इसके पीछे की कहानी है क्या जो आपको बहुत जरूरी है जानना। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी तक देखा कि बाबर जो है मुगल साम्राज्य का नींव रखता है और इसका पुत्र हुमायूं जो है यहाँ का शासक बन जाता है इसकी देहांत के बाद। और हुमायूं जो है दोस्तों 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक शासन करता है और 1540 ईस्वी में क्या करता है, भारत छोड़कर भाग जाता है। अब 1540 ईस्वी में आखिर ऐसा हुआ क्या जिसके बाद जो है दोस्तों ये भारत छोड़कर चला गया, और इसके भारत छोड़कर जाने के बीच में यहाँ किसने शासन किया, किस प्रकार से शासन किया, और ये 1555 ईस्वी में वापस आया और फिर कौन सा युद्ध हुआ और किस प्रकार से इसकी मौत हुई, ये सब सारे चीजें जो है दोस्तों आपको बताई गई हैं। परंतु एक चीज जो आपको नहीं बताया गया है वह है दोस्तों हुमायूं के जो प्रमुख युद्ध थे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं इसकी पृष्ठभूमि में बताता चलूंगा दोस्तों कि इसकी पृष्ठभूमि में हम जानेंगे हुमायूं के 4 युद्ध कौन कौन से थे दोस्तों। पहला था दोस्तों देवरा का युद्ध, याद रखिएगा। देवरा को दोस्तों दोहरिया भी कहा जाता है, दोहरिया का युद्ध। ठीक है दोस्तों, क्या दोहरिया का युद्ध, ये आप याद रखिएगा। ये हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था, याद रखिएगा, हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें जो है दोस्तों अफगान हार गए थे। पराजय किसकी हुई थी, अफगानों की, और विजय किसकी हुई थी, हुमायूं की हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है दोस्तों जो सबसे पहला युद्ध हुमायूं ने लड़ा देवरा का यानी दोहरिया का युद्ध, उसमें वो जीत गया और अफगान जो है हार गए। ठीक इसके बाद जो है दोस्तों हुमायूं जो है फिर से जो है दोस्तों चौसा का युद्ध लड़ता है। चौसा का युद्ध लड़ता है, किसका युद्ध लड़ता है, चौसा का युद्ध लड़ता है दोस्तों। और ये युद्ध होता है किसको, वही शेर खां जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। हुमायूं से संबंधित जब मैंने आपको क्वेश्चंस बता रहे थे उसमें बताया था कि शेर खां है जो दोस्तों वो कौन था, जो अफगानों को संगठित कर रहा था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं अफगानों का एक प्रकार से ये एक नेता था, लीडर था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच जो है चौसा का युद्ध होता है और जिसमें कौन जीत जाता है, शेर खां जीत जाता है दोस्तों। कौन जीत जाता है, शेर खां जीत जाता है। और ठीक इसी चौसा युद्ध में जो है दोस्तों हुमायूं की स्थिति थोड़ा सा बिगड़ जाती है। थोड़ा ना कहकर हम कह सकते हैं कि उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। और इस युद्ध में हारने के बाद वो अपने भाइयों में क्या करता है, उलझ सा जाता है। और इसी युद्ध के जीतने के बाद शेर खां क्या करता है, अपना प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए शेर खां, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे दोस्तों, शेर खां क्या करता है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपना नाम जो है दोस्तों शेर शाह रख लेता है। क्या रख लेता है, शेर शाह, यानी कि शेर खां ही है जो शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है, क्योंकि उसने क्या किया था, मुगल सम्राट जो द्वितीय सम्राट था हुमायूं, उसको जो है जीत लिया था, उसको विजित यानी उसको हरा दिया था। इस प्रकार से हमने देखा कि चौसा के युद्ध में हराया। और ठीक इसके बाद जो है दोस्तों 1540 ईस्वी में यहीं से कहानी आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको आप नोट डाउन करेंगे। क्या है दोस्तों, 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है दोस्तों, बिलग्राम का युद्ध होता है। और ये बिलग्राम भी फिर हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है। अब आप शेर खां ना लिखकर क्या लिखेंगे दोस्तों, शेर शाह सूरी, क्योंकि उसने अपना नाम चेंज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1540 ईस्वी में होता है। और उसमें शेर शाह क्या करता है दोस्तों, हुमायूं को बहुत ही बुरे तरीके से हराता है, और जिसके कारण जो है दोस्तों हुमायूं को अपनी हार का सामना करना पड़ता है। और इसी हार के कारण हुमायूं जो है भारत से क्या हो जाता है दोस्तों, भाग खड़ा होता है। और भारत से भाग जाता है कब, 1540 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब
1540 ईस्वी में जब वो भारत से भाग जाता है तो इस पर किसका शासन होगा? अधिकतर प्रदेशों में शेर शाह का शासन होगा और इसी शेर शाह के बारे में आप यहाँ जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि शेर शाह है कौन, शेर शाह सूरी है कौन और किस प्रकार से जो है दोस्तों इसका यहाँ पे शासन चला। तो चलिए दोस्तों, ये लगभग 5 साल तक ही यहाँ शासन करता है दोस्तों। कितने सालों तक शासन करता है? लगभग 5 साल तक शासन करता है। लेकिन इसी शासन क्रम में वो इतने अच्छा कार्य करता है कि इसके प्रश्नों को जो है दोस्तों आपके एग्जाम में भी दे दिया जाता है। यानी आप समझ रहे हैं कि ये मुगल शासक नहीं था, ये सूर प्रदेश का रहने वाला था। कौन सा प्रदेश? सूर प्रदेश का रहने वाला था, जिसके कारण इसके टाइटल में ही लगता है सूरी, यानी शेर शाह सूरी। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, वह है दोस्तों शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध के बारे में बताएं। शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध की चर्चा करें और इसी शासन प्रबंध के अंदर कुछ बिंदु ऐसे हैं दोस्तों, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो अलग अलग करके भी पूछ लिए गए हैं आपके एग्जाम में। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम आगे आपको ये जो है ये कंफ्यूजन जो अगर आपको होती है तो इसको क्लियर कर देंगे आगे जब इसके बिंदुओं को हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पैसेंस रखकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो है दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि बताने में मैंने 4 मिनट लगभग लिया है। क्योंकि ये पृष्ठभूमि यदि आपको नहीं आती तो आप शेर शाह से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वेश्चन है वो आप समझ नहीं पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको आप रिमार्क करेंगे। क्या है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे। शेर शाह का जो शासन था दोस्तों वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास ही पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है दोस्तों उसका जो शासन प्रबंध था वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। क्या था दोस्तों? क्या था? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ये आपकी भूमिका में जाएगी। किस में जाएगी? भूमिका में जाएगी। पृष्ठभूमि आपको कतई नहीं लिखना है, भूमिका लिखनी है। पृष्ठभूमि आपको समझाने के लिए बताई गई थी। तो शेर शाह का जो शासन प्रबंध था इतना ज्यादा प्रसिद्ध था, इतना ज्यादा प्रसिद्ध था कि जिसको देखकर लोग क्या हो जाते थे? आश्चर्यचकित हो जाते थे कि उसने अपनी प्रशासन व्यवस्था को इतने अच्छे तरीके से क्या किया था? मैनेज किया था, उतने अच्छे तरीके से उसको संभाला था। तो चलिए समझते हैं दोस्तों इसका शासन व्यवस्था जो था उसका असल मायने में उद्देश्य था क्या, इसकी शासन व्यवस्था का उद्देश्य। अगला पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों, इसके शासन व्यवस्था का उद्देश्य। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा शासक था और ये जो है दोस्तों किसी भी प्रजा के साथ किसी भी प्रकार से धार्मिक, यानी कि कह सकते हैं किसी भी प्रजा के साथ धार्मिक स्तर पर कोई भी भेदभाव बिल्कुल नहीं करता था। यानी कि धार्मिक भेदभाव जो था उसका त्याग करता था और सुख और शांति के साथ जो है दोस्तों अपनी प्रजा को एक अवसर देता था कि वे अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है दोस्तों उसका दूसरा उद्देश्य था अफगानों को संगठित करना। क्योंकि ये जो है दोस्तों अफगानों को संगठित कर रहा था, तो एक प्रकार से यदि उसने मुगल साम्राज्य को जीता तो जो है दोस्तों अफगानों को भूल नहीं सकता था। इसलिए इसका दूसरा उद्देश्य था कि ये क्या करे? अफगानों को भी संगठित करके रखे। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों इसका अलग से तीसरा उद्देश्य था, जो कि दूसरा उद्देश्य में भी हम डाल सकते हैं कि उसका साम्राज्य को सुरक्षित कर सके। किसका साम्राज्य? अफगानों को सुरक्षित रख सके। और जो है दोस्तों इसके अलावा जो है उसने क्या किया? इसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि अफगानों को ये ना लगे कि ये जो है मुगलों का साथ देगा, यानी मुगलों की प्रजा की भलाई करेगा, इसलिए जो है दोस्तों उसने अफगानों को भी कई ऊंचे ऊंचे पद दे दिए, जिसके कारण जो है दोस्तों अफगान साम्राज्य भी मौजूद रहा। यानी कहने का मतलब अफगान साम्राज्य भी नहीं टूटा। अब जो है दोस्तों इसका तीसरा उद्देश्य था उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करना। उत्तर पश्चिम सीमा को जो है दोस्तों ये सुरक्षित क्यों करना चाहता था? उत्तरी पश्चिमी सीमा को ये इसलिए सुरक्षित करना चाहता था दोस्तों ताकि जो है कोई भी मुगल शासक जो है इस पर हमला ना कर सके। यानी मुगल साम्राज्य के शासकों से बचने के लिए ये उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित बनाना अपना उद्देश्य मानता था। ठीक इसके बाद जो है दोस्तों इसका अगला उद्देश्य था प्रजा के अत्याचारों को बचाना। यानी कि प्रजा को किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ से क्या करना? दूर करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, राज्य का आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक सिचुएशन को जो है दोस्तों उसकी ग्रोथ को जो है मेंटेन करना, उसको क्या करना? ग्रोथ देना, वृद्धि करना, संचार साधनों का विकास करना। यानी कि एक अच्छा शासक जो जो कार्य करता है वे सारे कार्य करना जो है इसके उद्देश्य में शामिल थे। सिंपल सी बात है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला आप लिखेंगे केंद्रीय प्रशासन। अब इस
इसके प्रशासन में जो है दोस्तों आप सभी प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था को समझिएगा, तो जिसमें सबसे पहला प्रशासनिक व्यवस्था आपको समझना है केंद्रीय प्रशासन। क्या समझना है दोस्तों? केंद्रीय प्रशासन। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी दोस्तों, आप पेशेंस रखिएगा, लेकिन आपको मैं प्रॉमिस देता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हालांकि आपको पूरा वीडियो जो है दोस्तों देखना पड़ेगा। अब जो है दोस्तों यहाँ पे आप लिखिएगा ए, क्या लिखिएगा दोस्तों? ए, और इसमें लिखिएगा दोस्तों केंद्रीय प्रशासन। अब केंद्रीय प्रशासन के अंदर अलग अलग बिंदु हैं। अब यहीं पे मैं आपका एक पॉइंट जो है दोस्तों क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में यह भी आ सकता है कि शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, तो आप केंद्रीय प्रशासन का ही वर्णन करेंगे, चूंकि इसके अंदर जो है दोस्तों बहुत सारे प्रशासनिक व्यवस्था आएंगे। केंद्रीय प्रशासन आएगा, राजकीय प्रशासन आएगा, प्रांतीय प्रशासन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहला बिंदु आप बनाएंगे राजत्व सिद्धांत। क्या बनाएंगे दोस्तों? राजत्व सिद्धांत, यानी ये जो राज करेगा वो किस सिद्धांत, किस नीति पर राज करेगा। तो सिंपल सी बात है, जो आपने इसके उद्देश्य में लिखा था ना, उस उद्देश्य को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर जो है दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है। यानी कहने का मतलब है आप क्या लिखिएगा, देखिए टूटी फूटी लैंग्वेज में यदि आप समझें, सरल तरीके से समझें, तो आप लिखिएगा शेरशाह सूरी जो है एक निरंकुश शासक था, और वो जो है दोस्तों अपनी सत्ता में भी क्या करना चाहता था? निरंकुशता के साथ शासन करना चाहता। निरंकुश मतलब उसके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है दोस्तों ये प्रजा के कल्याण के भावना को ही अपने पास रखता था। इसने चाहा था कि मेरे जो है प्रजा वही क्या रहे, खुश रहें। इसके बाद जो है दोस्तों इसने अलग अलग तरीके जो है अपनाया, इसने जो है अलग अलग सिद्धांत अपनाया। क्या सिद्धांत अपनाया? ये जानता था कि यदि जो है दोस्तों ये पहले के जैसा अफगान राजत्व सिद्धांत जो है दोस्तों, जो कबायली और पंचायती था, अगर उसको हिंदुस्तान में रखेगा तो हिंदुस्तान के लोग जो है दोस्तों यहाँ के शासक को क्या कर देंगे? दुर्बल कर देंगे, यानी कि यहाँ का शासक जो है दोस्तों दुर्बल हो जाएगा। इसलिए उसने एक अच्छी और नई नीति लाई, और उस नीति के जो है दोस्तों, उस नीति के अनुसार जो है दोस्तों उसने सभी धर्मों को क्या किया? एकता के सूत्र में बंधने का एक क्या दिया? संदेश दिया, और सभी को जो है दोस्तों लेकर साथ चलता था, और इसी प्रकार से उसका राजत्व सिद्धांत था। इसके अलावा जो है दोस्तों उसने अफगानों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखा। अफगानों ने भी क्या किया दोस्तों? अफगानों ने भी इसके नई नीति का जो है दोस्तों स्वीकार किया, क्योंकि जो है दोस्तों अफगान ये जानते थे कि मुगलों से जो है दोस्तों ये जीत दिलाया है, तो कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी जो है अफगानों की भलाई की बात करेगा। यानी यहाँ वो जो है आपको लिखना है कि अफगानों ने भी इसकी इस राजत्व सिद्धांत को क्या कर लिया? अपना लिया। और सिंपल सी बात है, क्योंकि ये अच्छा राजा सिद्ध हो सकता था, इसलिए अफगानों ने भी इस पर विश्वास दिखाया। अगला जो है दोस्तों इसी में आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे केंद्रीय शासन। ये तो था दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि उसका राज्य जो है वो किस प्रकार से चलेगा, उसकी नीति क्या होगी। अब वो केंद्रीय शासन कैसे चलाता था? सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें आप लिखिएगा कि इसका जो केंद्रीय शासन था वो बहुत ही ज्यादा प्रमुख था, यानी प्रशासन का एक प्रमुख अंग था इसका केंद्रीय शासन, जो कि केंद्रीय प्रशासन के अंदर आता था। इसमें क्या था दोस्तों? उसने क्या किया था? निरंकुश नीति का भी पालन करना था। तो उसलिए क्या किया था दोस्तों? उसने अफगानों के निष्ठा और सेवाओं को पाने के लिए अफगानों परंपराओं को भी क्या किया? उसने क्षति नहीं पहुंचाई, यानी कि अफगान के परंपराओं को भी ध्यान दिया, उसके रीति रिवाजों को भी ध्यान दिया। इसके अलावा जो है दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप यदि प्रीवियस सेमेस्टर में सेमेस्टर 4 में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें भी 4 मंत्रियां हुआ करते थे इसके प्रशासनिक व्यवस्था में, और उसी व्यवस्था को इसने अपनाया। इसने भी 4 मंत्री जो हैं दोस्तों अपने अंडर रखे, और 4 मंत्री जो हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल के 4 मंत्री से जो है दोस्तों थोड़े से अलग थे। कैसे अलग थे वे समझिएगा, यानी कि 4 मंत्री शेरशाह के कार्यप्रणाली में बहुत ज्यादा अंतर था। क्या अंतर था? उसके जो मंत्री थे, किसके मंत्री? शेरशाह सूरी, SSS। ठीक है दोस्तों, तो शेरशाह सूरी के जो मंत्री थे वे क्या नहीं ले सकते थे? खुद से निर्णय नहीं ले सकते थे। हालांकि दिल्ली सल्तनत काल में ले सकते थे खुद से निर्णय, लेकिन इसके काल में क्या होता था? जो भी निर्णय लेना होगा वो कौन लेगा? शेरशाह सूरी लेगा। और जो है दोस्तों केवल ये मंत्री क्या करेंगे? शेरशाह सूरी के आज्ञाओं का पालन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है दोस्तों ये क्या किया? मुगल मंत्रियों के जैसा जो है दोस्तों उसके अधिकार को क्या कर दिया? अधिक ना कर कर उसे कम कर दिया, ताकि जो है दोस्तों इससे जो है शेरशाह खुद से जो है इन मंत्रियों को वेतन देता था, शेरशाह खुद से इन मंत्रियों पर ध्यान रखता था। और इस प्रकार से जो है दोस्तों वह क्या करता था? उसने सचिव का भी क्या किया? नियुक्ति किया। लेकिन जो है दोस्तों इस मंत्रियों की स्थिति ऐसी थी कि
मंत्री जो है केवल इसको परामर्श दे सकते थे, राय मशवरा दे सकते थे, लेकिन उस परामर्श को मानना या नहीं मानना किसकी इच्छा थी? शेरशाह की इच्छा थी। अब जो है दोस्तों इसमें एक पॉइंट आप बनाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि इसे जो है अपने समय में उसके पिता के जागीर को प्रबंध करने का मौका मिला था, अपने पिता के जायदाद को प्रबंध करने का मौका मिला था। जागीर कहने का मतलब किसी एक क्षेत्र को मौका मिला था, तो उस मौका का फायदा जो है इसने यहाँ पे उठाया। कब? जब उसने हुमायूं को हराकर जो है अपना शासन प्रबंध चला रहा था। और इस प्रकार से यदि कहा जाए तो उसने एक अच्छे तरीके से जो है दोस्तों अपना केंद्रीय शासन, केंद्रीय प्रशासन जो है सुचारू रूप से चलाया। हालांकि जो है दोस्तों वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाया, जिसके कारण इसमें उतनी अच्छी ढंग से सुधार नहीं हो पाई, ये भी आप लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो है दोस्तों आप लिखेंगे कि ये जो उसके 4 मंत्री थे वे कौन कौन से थे। तो चारों मंत्री के नाम आप स्क्रीनशॉट यानी स्नैपशॉट ले सकते हैं दोस्तों। दीवान वजारत, दीवान अर्ज, दीवान रसालत और दीवान इंसा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। वजारत, अर्ज, रसालत, इंसा, बस ये याद रखना है आपको। अब दीवाने लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि इन चारों के क्या क्या काम थे। अब दीवान वजारत का काम था दोस्तों वजार से वजीर, आप याद रखिएगा वजीर। तो इसका प्रमुख जो व्यक्ति हुआ करता था, प्रमुख जो इस विभाग का व्यक्ति था, उसका नाम पड़ा था वजीर, उसको वजीर के नाम से कहा जाता था। इसको हम समझ सकते हैं दोस्तों, वो राज्य में जितने भी प्रकार की पैसों का लेन देन होता था, आय व्यय का हिसाब रखना होता था, पूरी की पूरी हिसाब जो है कौन रखता था? दीवाने वजारत का मुख्य जो था वजीर रखता था। ठीक है, यानी आय व्यय का हिसाब देखना इस विभाग का काम था। दूसरा मंत्री का जो विभाग था दोस्तों दीवाने अर्ज, इसमें जो है अर्ज से याद रखिएगा आप आरिज, इसका जो प्रमुख था दोस्तों वो कौन था? आरिज, ये सेना मंत्री था। अब सेना का मंत्री का क्या काम होता है दोस्तों? सेना में भर्ती देना, सेना में कितने लोगों को शामिल किया जाना है, सेना के लोगों को कितना वेतन देना है। हालांकि दोस्तों वेतन कितना देना है इसका निर्धारण कौन करता था? अभी आपको मैंने बताया शेरशाह खुद से किया करता था। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या करता था? इस विभाग की कुशलता क्या करता था? बनाए रखता था कि हमको खुद से वेतन देना है कि किस सेना ने कितना जो है पराक्रम है, किसमें कितनी शक्ति, किसमें कितना बल है, और उसके अनुसार जो है ये तय करता था कि किसको कितना वेतन देना है। अगला आप देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर में जो है रसालत। दीवाने रसालत को जो है दोस्तों एक विदेश मंत्री के रूप में हम लोग देख सकते हैं। अभी की स्थिति के हिसाब से यदि आप सोचे तो सचिवालय मान के चल सकते हैं। ये क्या करेगा दोस्तों? विदेश से जो भी राजदूत आएगा उसका स्वागत करेगा, उसके जो है पत्र व्यवहार करेगा, उसके साथ अच्छी नीति का पालन करेगा। ये दीवाने रसालत का था। इसके बाद जो है दोस्तों इंसा में जो है दोस्तों इसका प्रमुख जो था वो था दोस्तों दबीर ए खास। इसका मतलब था दोस्तों ये क्या करता था? बाहर से जो भी राजा महाराजा जो है इसके पास मिलने के लिए आएंगे या कोई सूचना भेजेंगे तो उन जो है सूचनाओं को क्या करेगा? ये लिखित रूप में या पत्र के रूप में या आदेश के रूप में आदान और प्रदान करेगा, यानी इधर से उधर पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा जो है दोस्तों इसमें और 2 मंत्री थे 4 मंत्रियों के अलावा, जिसमें जो है दोस्तों दीवान एक कजा और मुख्य काजी हुआ करता था। दीवान एक कजा क्या होता था? मुख्य काजी। काजी का क्या काम होता है दोस्तों? काजी न्याय प्रशासन में काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो न्याय प्रशासन में शेरशाह सूरी के बाद यदि दूसरा किसी का अगर हक था, दूसरा किसी का यदि बहुत ज्यादा स्थान रखता था तो वो था दोस्तों दीवान एक कजा। कजा से काजी याद रखिएगा। और ठीक इसके बाद जो है दोस्तों दूसरा जो विभाग था वो था दोस्तों वारिद ए मुमालिक। क्या था दोस्तों? वारिद ए मुमालिक। अब वारिद ए मुमालिक जो है दोस्तों क्या था? इसमें एक तरह से गुप्तचर विभाग था, और गुप्तचर विभाग का क्या काम होता है? गुप्त तरीके से संदेश को पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, इतना ही जो है दोस्तों इसके केंद्रीय शासन, केंद्रीय प्रशासन में था। इसके बाद जो है दोस्तों आप अगला पॉइंट बनाएंगे प्रांतीय प्रशासन। ये जो पेज आप देख रहे हैं दोस्तों आपका शर्मा गैस, सॉरी दोस्तों विद्या गैस से लिया गया क्वेश्चन का ही पेज है। विद्या गैस में कुछ पॉइंट जो है आधे अधूरे थे, जिसके कारण मैंने इसको बुक से ऐड किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है प्रांतीय व्यवस्था में आप ऐड कीजिएगा, जो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए मैंने इस लाइन को, इस पेज को जो है दोस्तों स्नैपशॉट करके इसमें ऐड किया हुआ है। अब इसमें क्या था दोस्तों कि शेरशाह सूरी के समय जो प्रांत के प्रशासन की जानकारी है वो कहीं से भी नहीं मिलती है, ये आप लिखिएगा। लेकिन जो है दोस्तों सरकार और परगना में जो है दोस्तों इसकी कुछ भी व्यवस्था, कुछ नई व्यवस्थाओं की जानकारियां मिलती हैं, और जिसमें 2 अधिकारी होते थे। जिसमें कितने अधिकारी होते थे? 2 अधिकारी होते थे। यानी प्रांतीय प्रशासन की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन सरकार परगना के हिसाब से जो नई व्यवस्था लागू हुई उसमें 2 अधिकारी थे, जिसमें सिकदारे
और जो है दोस्तों मुंसिफ है, ये याद रखिएगा। सिकदारे जो है वो क्या करते थे, कानून व्यवस्था की देखरेख करते थे, और मुंसिफे क्या करते थे, लगान संबंधी देखरेख करते थे। ठीक है दोस्तों। अब जो है दोस्तों ये सिकदार जो है इस प्रकार से परगना में 3 अधिकारी हुआ करते थे। परगना में 2 अधिकारी तो थे, लेकिन प्रत्येक परगना में 3 अधिकारी भी हुआ करते थे, सिकदार, अमीन और मुंसिफ। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कहीं कहीं अलग अलग डाटा है, इसलिए ये दोनों डाटा लिखा गया है दोस्तों, पहला दूसरा इसके अलावा 3। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा आप। तो ये क्या करते थे, सिंपल से इतना आपको नहीं बताने वाले हैं, सिंपल सी सरल भाषा में समझिए। इनका यही काम हुआ करता था कि प्रत्येक परगना के अंदर गांव, गांव के अंदर पटवारी, और पटवारी के अंदर कुछ कुछ लोग हुआ करते थे जो लगान वसूलने का काम करते थे, और यही लगान वसूलने में अमीन की सहायता जो है दोस्तों ये सभी के सभी करते थे। इसके अलावा जो है दोस्तों मुंसिफ क्या करता था, मुकदमे का अपना कोई भी मुखिया जो है किसी ग्राम का, किसी क्षेत्र का मुखिया होता था, जो मुकदमे जैसे चीज़ों को क्या करता था, देख रेख करता था, और इस प्रकार से जो है दोस्तों इसकी जो पूरी व्यवस्था चलती थी। अब जो है दोस्तों आप अगला पॉइंट बनाइएगा, सैनिक प्रशासन। क्या बनाइएगा दोस्तों, सैनिक प्रशासन। ठीक है दोस्तों। अब इसके सैनिक प्रशासन में क्या था उसको हम लोग देख लेते हैं। सैनिक प्रशासन में आप देखिएगा दोस्तों कि ये जो है अपने सैन्य शक्ति को इतना मजबूत करता है, इतना मजबूत करता है, कहने का मतलब है कि अपने सैन्य सुविधाओं को इतना ज़्यादा मजबूत कर देता है कि इसके मुकाबले जो है दोस्तों दूसरे जो साम्राज्य थे वे इससे टकराने के लिए डरने लगते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी साम्राज्य की सुरक्षा जो है वो सैन्य शक्ति की सुरक्षा पर जो है आधारित होती है, उसकी सैनिक की शक्ति कैसी है इस पर डिपेंड करती है। तो उसने क्या किया था दोस्तों, स्थायी सेना का निर्माण किया। स्थायी सेना यानी कि परमानेंट सेना का निर्माण किया। इसके सेना के जो अंग थे दोस्तों वे 4 प्रकार से थे। पहला घुड़सवार जिसमें घोड़े हुआ करते थे, पदाती सैनिक जिसमें पैदल सैनिक हुआ करते थे, हस्ती सैनिक जिसमें हाथियों की सेना हुआ करती थी, और बंदूकचियों की सैनिक यानी कि उसमें क्या हुआ करता था, तोप, बंदूक, ये सब चलाने वाले सैनिक हुआ करते थे, जिनकी संख्या यहाँ दी हुई दोस्तों। आप इनकी संख्याओं को याद भी कर सकते हैं या अपने अनुमानता 1.5 लाख से घटाकर जो है उसको नीचे की ओर ले आ सकते हैं, इसलिए इसको मैंने नहीं बताया। इसके बाद जो है दोस्तों इसकी सैनिक प्रशासन की व्यवस्था को आप देखेंगे, इसको जो है दोस्तों इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है मैंने इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इतना वेरी इंपॉर्टेंट है कि अलग से भी पूछ लिया जाता है कि शेर शाह सूरी के सैनिक प्रशासन या सैनिक शासन का मूल्यांकन करें या सैनिक प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें, तो आपको यहां से लिखना पड़ेगा। पहले आप भूमिका लिखिएगा, शेर शाह की जीवनी लिखिएगा, उसके बाद इसके सैनिक प्रशासन लिखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, सैनिक प्रशासन की 4 विशेषताओं को हम यहां पढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों चारों विशेषताओं में कौन कौन विशेषताएं हैं जो इसके सैनिक विशेषताएं सैनिक प्रशासन से मैच करती हैं। तो सबसे पहला विशेषता ये था दोस्तों कि वो क्या करता था, अपने सेना में जो है दोस्तों कितने लोगों को भर्ती करना है, किसको भर्ती करना है, ये खुद डिसाइड करता था। यानी कहने का मतलब है मुख्य रूप से वो घुड़सवारों की सेना को सबसे ज्यादा मानता था, प्रमुख सेना जो है घुड़सवारों को मानता था, जिसकी सेना में जो है लगभग देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है कि इसके सेना में बहुत ज़्यादा जो है, अगर ज़्यादातर कोई सैनिक हुआ करते थे वे थे घुड़सवार। इसके अलावा जो है दोस्तों इसने इसमें अनेक जातियों को शामिल किया था, हिंदुओं को भी शामिल किया था, ताकि वे जो है एकजुटता में बंधे रहें, यानी कि किसी से भेदभाव नहीं करता था। अब इसके अलावा जो है दोस्तों दूसरा में आप लिखिएगा कि इसने हुलिया की प्रथा को जो है दोस्तों अपनाया था। हुलिया की प्रथा को जो है दोस्तों सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। हुलिया की प्रथा क्या थी दोस्तों, हुलिया की प्रथा में यह था दोस्तों कि उसने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अमीरों में, किसमें, अमीरों में के जो घोड़े थे उसमें जो है दोस्तों दागने की प्रथा, यानी कि उसमें आयरन रॉड जलाकर या फिर किसी तरीका से उसमें एक निशान या चिन्ह दे दिया जाता था कि हाँ ये फलाना का घोड़ा है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझिए दोस्तों, चूंकि वीडियो लंबा जाने वाली है, आपको डिटेल में भी समझना है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये क्या करता था, अपने अंडर कुछ लोगों को, अमीरों को चुनता था, और हर एक अमीरों को क्या करता था, कुछ घोड़े जो है दोस्तों इसके पास, कुछ घोड़े इसके पास, कुछ घोड़े इसके पास। अब सभी घोड़ों की देखभाल जो है इन अमीरों की जिम्मेदारी होती थी। अब ये अमीर क्या करते थे दोस्तों, इन घोड़ों की जो है अच्छी तरीक़ा से देखभाल करते थे। राजा को क्या करना होता था दोस्तों, शासक को यानी शेर शाह को इन सभी घोड़ों की देखभाल के लिए उचित पैसे देने पड़ते थे, वेतन देने पड़ते थे। और जो है दोस्तों वो क्या करता था, इन्हीं घोड़ों के लिए, पहचान के लिए ये क्या कर देता था, इन घोड़ों में एक छाप दे देता था, दाग देता था, उसी को हुलिया की प्रथा कहा जाता था। समझ में आया दोस्तों। इसके बाद जो है दोस्तों सैनिकों की भर्ती जो है दोस्तों ये खुद किया करता था कि कितने
सैनिक जो हैं हमारे यहाँ हमारे अंडर में काम करेंगे, ये सब जो है ये खुद करता था, कितने पैसे उन्हें देना, ये सारे काम जो है ये खुद किया करता था। इसके अलावा जो है दोस्तों मुद्रा सुधार, इसको जो है दोस्तों आप अगला पॉइंट में बनाएंगे। मुद्रा सुधार की जगह में आप आर्थिक सुधार भी लिख सकते हैं, जो कि आपके गेस्ट पेपर में होगा दोस्तों। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हुए करते हैं कि मुद्रा सुधार के सीढ़ी में जो है दोस्तों, जब जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ रहा था अपने सुधारों की सीढ़ी में, तो मुद्रा सुधार भी करता है, जिसमें क्या करता है दोस्तों, ये पुराने सिक्कों को क्या कर देता है, पुराने सिक्कों को चेंज कर देता है, हटा देता है, जो पुरानी खोटी मुद्राएं थे उनको हटाता है और इसके जगह में नए सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाता है। और चांदी का 1 रुपया जो है दोस्तों 178 ग्रेन के बराबर था। ग्रेन वहां की क्या होगी दोस्तों, यूनिट होगी, इकाई होगी, यानी मुद्रा होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है दोस्तों तांबे के सिक्के का जो भार था 380 ग्रेन था। उसका भार कितना था, 380 ग्रेन। अब जो है दोस्तों ये कितना बराबर था वो समझिए। चांदी का रुपया जो था दोस्तों, यानी एक सिक्का जो है दोस्तों 64 दाम के बराबर था। 64 दाम के बराबर यानी कि उस समय का ये कोई मापक होगा दोस्तों। इसके अलावा वहां के जो सिक्के इसने बनाए थे, जो नए सिक्के थे, वे जो है दोस्तों वृत्ताकार यानी गोल आकार में हुआ करते थे, वर्गाकार यानी कि ऐसे स्क्वायर के साइज में हुआ करते थे। किसके साइज में, स्क्वायर के साइज में हुआ करते थे। और जो है दोस्तों इनके सिक्कों में शेर शाह का नाम जो है दोस्तों लिखा होता था अरबी लिपि में। कुछ ऐसे भी सिक्के हैं जिसमें देवनागरी लिपि में, और इसमें पदवी का नाम, पदवी कहने का मतलब है कौन सा पद में है, और टकसाल का नाम, टकसाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टर्म को समझिएगा। टकसाल होता था कि ये सिक्के कहाँ छपती हैं, कहाँ छपी गई हैं ये सिक्के, वो नाम भी इस सिक्कों में छपा हुआ रहता था। तो यहाँ कुछ टकसाल हैं दोस्तों, वो लगभग 23 टकसाल यहाँ फेमस थी, जिसके टकसालों के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे आगरा, ग्वालियर, उज्जैन, लखनऊ, सहसराम जो कि बिहार में है, आबू, सखर, ये जो है दोस्तों यहाँ के इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मुद्रा सुधार था वो स्थायी सिद्ध हुआ, यानी कि ये काम कर गया, ये कारगर सिद्ध हुआ और ये परमानेंट जो है दोस्तों इसने अपने मुद्रा सुधार में इसको रखा। अब जो है दोस्तों इसके आगे की कड़ी में आप समझिएगा, आगे एक पॉइंट बनाइएगा दोस्तों, गुप्तचर प्रणाली। आप जो है दोस्तों इन सभी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते हैं। यदि आपको 100% नंबर चाहिए तो सभी पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो गुप्तचर प्रणाली आप समझ रहे होंगे दोस्तों। गुप्तचर यानी कि गुप्त, यानी कि एकदम छुपे तरीके से, किसी को पता ना चले, ऐसे तरीके से उसने एक प्रणाली की शुरुआत की। इसमें क्या किया था दोस्तों, उसने जो है अपने सेना के साथ ही अमीर के दल, अमीर अभी समझाए थे दोस्तों, वो क्या करते थे, एक लीडर चुनते थे जिसके अंडर जो है दोस्तों सेनाएं काम किया करती थी, घुड़सवारों की सेनाएं काम किया करती थी। तो इन्हीं अमीरों के बीच में जो है दोस्तों वो क्या करता था, अपने कुछ गुप्तचर को, 1-2 गुप्तचर को क्या कर देता था, गुप्त रूप से भेज देता था, ताकि जो है दोस्तों उस अमीरों के बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में, उनके कामों के बारे में और जनता के बारे में उसे जानकारी मिल सके। इसके अलावा जो दोस्तों न्याय, सामान्य प्रशासन और बाजार की कीमत पर ध्यान रखने के लिए वो जो है दोस्तों अलग अलग नगरों में, केंद्रों में भी अपने गुप्तचरों को क्या करता था, एक तरह से अपॉइंट करके रखता था। और वे गुप्तचर क्या करते थे, तुरंत जो है इसको सूचना देते थे यदि किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी होती थी। और इसके अलावा जो है दोस्तों सरायों, सरायों मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, सरायों का मतलब होता है दोस्तों विश्रामालय। क्या होता है दोस्तों, विश्रामालय। यहाँ पे दोस्तों जो है कोई भी विश्राम कर सकता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं होटल। जहाँ भी हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो होटल में रुकते हैं ना, बस वही चीज़ें हैं। तो उसमें जो है दोस्तों डाक चौकी थी और उसकी व्यवस्था की गई थी। उसमें हमेशा 2 घोड़े उपलब्ध रहते थे, जिसके द्वारा जो है इसको गुप्त तरीके से सूचना पहुँचाई जाती थी। इसके बाद जो है दोस्तों आपको लिखना है सार्वजनिक निर्माण। इसमें सार्वजनिक निर्माण में आप जन कल्याण, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जन कल्याण भी लिख सकते हैं, जन कल्याण सुधार। ठीक है दोस्तों, अब क्या लिखिएगा, जल कल्याण सुधार। अब इसमें क्या किया था दोस्तों उसने, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो सार्वजनिक सुधार था, सार्वजनिक निर्माण था, इसमें क्या किया था, इसने सड़कों का निर्माण किया था, भवनों का निर्माण किया था। और झेलम नदी के तट पर एक नगर है रोहतासगढ़, और जो है दोस्तों दिल्ली में भी एक नगर का निर्माण किया था, यानी अलग अलग नगरों का निर्माण किया इसने। पुराने किलों में मस्जिद, ये सब सारे चीज़ों का निर्माण किया। इसके अलावा इसने मकबरा का भी निर्माण किया। और ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आप और अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। यदि ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो आप याद रखिएगा सहसराम में स्थित है, जो बिहार में है।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि इसने एक महान व्यक्तित्व का प्रतीक झलकता है। ये जो है दोस्तों व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से एक अच्छा व्यक्ति साबित होता है। और ये अस्पताल, सराय, ये सब सारे जो है दोस्तों ये अपने शासनकाल में बनाता है। और इसके अलावा इसने शिक्षा पर भी ध्यान दिया और जो है दोस्तों मदरसों का भी निर्माण करता है। इसके अलावा जो है दोस्तों ये विद्वान होते हुए भी दूसरे विद्वानों का सम्मान करता है। इसके अलावा जो है दोस्तों ये लगभग 5 वर्षों तक ही यहाँ पे शासन कर पाता है और इतने ही सीमित समय में ये इतना अच्छा तरीका से, सफल तरीका से कार्य करता है। और इसीलिए जो है दोस्तों इसे एक महान प्रशासक के रूप में देखा जाता है। और यह कहना उचित होगा दोस्तों कि जिस कुशल प्रशासन तंत्र की स्थापना उसने की थी उसका लाभ जो है दोस्तों मुगलों को मिला। और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का भी स्थापित्व जो है वो बढ़ा। हालांकि 1555 ईस्वी में फिर से कौन आएगा? हुमायूं आएगा। और जो है दोस्तों उस में युद्ध होगी किसकी? सरहिंद की, जो चौथा युद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, किसकी युद्ध होगी? सरहिंद की। और इस प्रकार से जो है दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको इतना अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है दूसरे के लिए भी हेल्पफुल साबित हो। और हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको और भी अधिक अच्छा लगे और इस तरीके के और भी अधिक वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद उसके बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि हमारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वे आपके मोबाइल तक आसानी से पहुंच जाया करेंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।